10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ऑन करेंगे, उसके बाद कहेगा दरवाजा खोलिए। कहाँ तक हुआ था बाबू तुम लोग का लास्ट क्लास में? 11 बचा हुआ था, उसके पहले के सारे हो गए थे। 12 से स्टार्ट करना था। 12 एंड 13 मैंने छोड़ रखा था, मैंने कहा कि अभी नहीं समझ में आएगा। चलो 14th करवाया था, नहीं करवाया था? नहीं, 14th एंड 15th पहले आज हम लोग करेंगे। ठीक, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14। An existing industrial undertaking has acquired the following asset during the previous year 14-15। अच्छा, ये वो एसेट्स हैं जिनको इस साल खरीदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फैक्ट्री बिल्डिंग 4 अप्रैल को, और जबकि पुट टू यूज है 1 सितंबर को। 50 लाख की प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में पहला है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अच्छी बात है। मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी, डी, ई, एफ जो है सेकेंड हैंड का मशीन है, और मोटर कार। एयर कंडीशनर जो ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल एंड द डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग, एज्यूमिंग द डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी कैरिंग डेप्रिसिएशन 15% वॉज 10 lakhs एंड 6 lakhs रेस्पेक्टिवली। बोलो ना, चले। देखो दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15%, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 15%। पक्का ना? फैक्ट्री बिल्डिंग कितना परसेंट? 15%। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15%। प्लांट एंड मशीनरी ए बी सी डी ई एफ। कार भी प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा, एयर कंडीशनर भी प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 100% होता है। डेप्रिसिएशन कितना होता है? 100% होता है, वो भी जाएगा प्लांट एंड मशीन में। कितना परसेंट? देख लें, जो मैंने रेट्स दिए थे, एक शेड्यूल बना कर दिया था डेप्रिसिएशन रेट का। देखें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का कितना है। परसेंटेज दिए थे मैंने आपको एक चार्ट में। मैंने कहा था कि ये याद नहीं करने हैं, लेकिन हाँ दिमाग में सेट रखने हैं। देखिए 100% है क्या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का? बोलो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग का है 10 lakhs और प्लांट एंड मशीनरी का है 6 लाख। बोलो ना। और इसका दिया हुआ है नील, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या दिया है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दो तरह से लिखते हैं, लेस देन 180 एंड लेस देन 180 डेज। बोलो ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? वन 180 डेज और मोर, हाँ या ना? यही तो दो आएंगे। चलो बताओ, सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करते हैं। 1 सितंबर को 180 डेज से ज्यादा है,
बिल्डिंग कितने रुपए का है? 50 लैक्स। कोई दिक्कत है यहाँ लिखे तो? 180 डेज से ज्यादा है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितने दिन का है? ये भी एयर पॉल्यूशन कितना रुपया? 4 लाख। मशीन की बात करते हैं। ए कितना है? 2 लाख। मशीन बी की बात करते हैं, सेम पुट टू यूज से देखते हैं। 1 सितंबर कितना है? 5 लैक्स। मशीन सी की बात करते हैं, कितना दिया है? कितना? 10 लाख। अच्छा, मशीन डी की बात करते हैं, कितना है? मशीन ई की बात करते हैं और आगे लिख दो सेकंड हैंड। बोलो ना। अच्छा, एफ है सेकंड हैंड। अच्छा, ई कितना है? लेस देन है। कितने रुपए से? 3 लाख। और एफ सेकंड हैंड है, लेस देन। कितने रुपए? 2 लाख। और कार ये भी लेस देन, कितना? और एसी 1 लाख। पक्की बात है ना? इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। बस हो गया काम अपना। मनी पेबल तो है ही नहीं, लेस मनी पेबल नील कर दें। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस 60 लैक्स। शायद इतना आ रहा है। अट्ठाईस। कितना आ रहा है? 38। चलो, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इस 60 लाख पर मोर देन है, 10 लाख है, सीधे 60 लाख का कितना परसेंट? 9 लाख। बोलो ना, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। 3 2 5 10 1 11 6 17 लाख पर 15% के हिसाब से 255 और 7 4 11 10 21 पर 15% के हिसाब से आधा 6 7 8 5 13 10 23 4 27 लाख का 15%। 4,05,000 4,05,000 और 11 लाख का 15% का आधा 4,05,000 ऐड कर देंगे उसमें। नहीं समझ में आई बात भाई? ये वो एसेट्स है जो मोर देन 180 डेज है, ये है
दोनों को मिलाकर आप साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 15% के हिसाब से, इस पर आप 50% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आधा, क्योंकि लेस देन 180 डेज। 4 लाख का पूरा 4 लाख बोलो ना। चलो अब हम बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। याद आया? बोलो। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कहा था नॉट एप्लीकेबल ऑन बिल्डिंग, not applicable on those assets which are acquired during the previous year and 100% deduction is available। न तो इस पर मिलेगा न तो इस पर मिलेगा, केवल नई प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, और वो भी केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है? नहीं पता कर सकते हम लोग, नहीं पता कर सकते ये मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं। अरे इंसान पहली लाइन तो पढ़ो ना, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, क्यों नहीं पता कर सकते? ऐसे कैसे नहीं पता कर सकते? अंडरलाइन कर लो उसको, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। तो अब ये तो पक्का हो गया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है और नई एसेट्स इसने खरीदी है, तो 100% नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। किन किन एसेट्स पर? सुनो, केवल यही प्रॉब्लम है। अब इसमें से हमको छांटना है कि नई बिल्डिंग, नया एसेट क्या है। ए, ठीक है, बी नॉर्मल एसेट्स हैं, सी नॉर्मल एसेट्स हैं, डी नॉर्मल एसेट है। इन सब पर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो, पक्की बात है ना? और ये एसेट सेकंड हैंड है, इस पर केवल न्यू होनी चाहिए। कार पे, मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मना किया था ना, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मना किया था ना, एयर कंडीशनर ऑफिस में नहीं, हमें केवल इस पर और इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पर 20% पूरा मिलेगा और इस पर 20% का आधा मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 180 डेज, कितना आ जाएगा? 19 लाख। 19 लैक्स का 20%, 380 बोलो, और लेस देन 180 डेज, 3 लाख का 20% का आधा, 30,000। टोटल मिलाकर कितना? 4,10,000। ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV। हम्म, 29,02,500 बोलो, आ रहा है? अरे बोलो ना, ये कितना आ रहा है? ये 21 लाख है। चलो 4,20,000। 28,62,000। नोट करें, नोट करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, R Limited has started a new business of manufacturing paints on 1st April 2014. The company has purchased the following asset during the financial year. ढंग से देखना, फर्नीचर इसी साल आया है, एयर कंडीशनर भी इसी साल आया है, कार भी इसी साल आया है, सारी एसेट जो है इस साल परचेज की गई हैं। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और आगे डेट ऑन विच द एसेट इज पुट टू यूज दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है, कंप्यूट द नॉर्मल एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के लिए अलग कैटेगरी बनती है, मालूम है, एसी प्लांट में आ जाएगा, कार प्लांट में आ जाएगा, प्लांट में आएगा, प्लांट भी आएगा, कंप्यूटर फॉर ऑफिस प्लांट में आएगा, कंप्यूटर फॉर फैक्ट्री ये भी प्लांट में आएगा। तो कहने को मतलब फर्नीचर के लिए एक ब्लॉक बनेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन प्लांट के लिए देखें तो 15%, 100% और 60% 3 ब्लॉक्स बनेंगे। तो प्लांट के लिए 3 और फर्नीचर के लिए 1, टोटल मिलाकर कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक बनेंगे। पक्का ना? फर्नीचर कितना परसेंट है? 10%। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी, पहला आ जाएगा 15%, फिर प्लांट एंड मशीनरी 100%, बोलो, और लास्ट में 60%। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कहीं दी है क्या? नहीं, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीपी नील कर दे। देखो कुछ लोग साथ साथ नोट करना स्टार्ट कर दिए, मजा ले रहे। प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप क्या लिखेंगे? लेस देन 180 एंड मोर देन 180। 180 और मोर डेज, पक्का ना? लेस देन 180 डेज, चलो यानी 179 डेज तक यहां आएगा। इसमें कोई दिक्कत? एसी 15% में 180 दिन से अधिक है, कितने का है? 1 लाख का 15%। कार 180 दिन से अधिक है, 15% पे कितने की? 8 लाख की। अच्छा, प्लांट टैक्स 180 डेज से अधिक है, 15% वाले में 50 लाख का। प्लांट वाई नवंबर 2014 में है, 180 डेज से कब? प्लांट वाई पुट टू यूज देखेंगे हम लोग, कितना है? 20 लैक्स। प्लांट जेड 100% वाले में है, इसमें कितना है? 80,000, 180 डेज से ज्यादा है। कंप्यूटर फॉर ऑफिस 180 डेज से अधिक है, कितना? 1,60,000 वाले में यहां। और कंप्यूटर फॉर फैक्ट्री वो भी कितना परसेंट है? 1,50,000, 180 दिन से अधिक है। एक है ऑफिस के लिए, एक है फैक्ट्री। क्लियर? फर्नीचर छूट गया, कितना है? 2 लाख, 10% वाला फर्नीचर कितना?
2 lakhs की या 2 lakhs? आधा हिंदी आधा इंग्लिश। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। माइनस कर देंगे मनी पेबल, नील। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस 2 लाख। हाँ, 79 lakhs। हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन नॉर्मल। 2 लाख का 10% है, सीधे सीधे 180 दिन से अधिक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 80,000 का 100% है तो 80,000 पूरा पूरा, वो भी 180 डेज से अधिक है। इधर आ जाओ, 250 का 60%, 1,50,000, 180 डेज से अधिक। सोच रहे नहीं, इसकी बात करते हैं। 59 lakhs का 15% के हिसाब से कितना आएगा? 8,85,000 प्लस 20 लाख का 15% के हिसाब से 50%, आधा 1,50, टोटल कितना हुआ? 10,35। पक्का? चलो, बचा क्या? बचा क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग लेते हैं नई प्लांट एंड मशीनरी पर। इस पर तो आएगा नहीं, फर्नीचर पे, किसी भी ऐसी एसेट्स पर नहीं आएगा जिस पर 100% डिडक्शन एक ही साल में मिल जाता हो। इसकी बात करते हैं। इस पर कितना मिलेगा? इस पर नहीं मिलेगा, नहीं। एसी पर नहीं मिलता, कार पे नहीं मिलता, प्लांट पे मिल जाएगा। 50 लाख पर केवल मिलेगा। 50 लाख का 20% रेट है ना, 10 लाख। अच्छा, 20 लाख पर मिल जाएगा, लेकिन 180 दिन से कम है, आधा। दो लाख ना, हाँ या ना? टोटल की कितना आ गया ये? 12 लाख। कितना आ गया? पक्का? और कुछ बचा है इसमें? नहीं। इसमें नहीं, इसमें नहीं। इसमें मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? 1 लाख ऑफिस वाले पर नहीं मिलेगा बेटा। निकालो एडिशनल डेप्रिसिएशन का, जो मैंने लिखवाया था, वो निकालो। स्टडी मैट लाए हो तुम लोग? देखो क्या लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? नहीं मिल रहा? ऑफिस वाले पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही कंप्यूटर फैक्ट्री में है तो सोचना ही नहीं है। 1,50 का 20% के हिसाब से, वो भी
20% के हिसाब से 30,000। माइनस करके बताओ। एक 80। ये 56 लाख। दिस इज योर आंसर। स्टार्ट करें। हम लोगों ने अपना डेप्रिसिएशन टॉपिक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक छोड़कर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वो बाद में हम लोग देखेंगे। नहीं कर नहीं पाओगे। हाँ, वो जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन के बारे में कहते हैं। फिलहाल हम लोग सेक्शन जो देखे थे अब तक, सेक्शन 28 देखा था ना, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सेक्शन 30 बिल्डिंग पर किए गए रेवेन्यू नेचर के खर्चे। सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर पर किए गए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और जो अलाउड नहीं हो पाते वहाँ सेक्शन 37 में रेजिडुअल सेक्शन में। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन हम लोगों ने देख लिया, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पर मिलता है। सेक्शन 33 ए बी देख लिया, टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट। सेक्शन 33 ए बी ए देख लिया, साइट रेस्टोरेशन। Scientific research expenses. Section 35 scientific research expenses. अगर कोई कंसर्न कोई भी हो, या तो वो सेल्फ करेगा साइंटिफिक रिसर्च, या आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करेगा। बोलो ना, या तो वो साइंटिफिक रिसर्च खुद करे या तो किसी एजेंसी को पे कर दे।
जब हम आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करने की बात करते हैं तो वहां पर वेटेड डिडक्शन मिलता है। सर ये क्या है वेटेड डिडक्शन? 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च सेल्फ कर रहा है तो या तो वो साइंटिफिक रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करे, बोलो ना, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करे। नहीं हो सकता। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एक कमरा खोला, दरवाजा अंदर से बंद किया और 2 साल 3 साल उसमें लगा रहा साइंटिफिक रिसर्च, जो आज तक कहानियां और किससे सुनते आए हो। उसके बाद मैं बाहर निकला, मैंने कहा सफल हो गया चिल्लाते हुए। इसका मतलब मैंने अंदर रिसर्च जो किया या तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल का होगा, ये भी पक्की बात है। मैंने खुद किया और अभी तक मेरा बिजनेस नहीं था, मेरा कोई बिजनेस नहीं था। मैंने वो साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंडिचर खुद किया और बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले किया। या तो मैं ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का करूंगा या तो कैपिटल नेचर का करूंगा, बोलो ना। और अगर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद खर्चा किया है तो हो सकता है मैंने ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का किया हो या कैपिटल नेचर का किया हो। नहीं समझ में आई बात? कितनी सिंपल सी बात है। मैंने साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंडिचर किया, मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हूं, मैं पार्टनरशिप बिजनेस हूं, मैं कंपनी हूं, कुछ भी हो सकता है। मैंने साइंटिफिक रिसर्च पर खर्च किया बिजनेस स्टार्ट होने के पहले और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। अगर बिजनेस स्टार्ट होने के पहले किया या तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो वो कैपिटल नेचर का होगा, और अगर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैंने कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर किया है तो वो या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो वो कैपिटल नेचर का होगा। %100% अलाउड। बाद वाले में मैं इस साल बिजनेस कर रहा हूं, मैंने साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किया। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किया, रेवेन्यू नेचर का पूरा खर्चा अलाउड होगा। 10 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा। मैंने कैपिटल नेचर का कोई खर्च किया, 100% अलाउड होगा। सोचो जिस साल मैं पेमेंट करूंगा, जिस साल मैं वो खर्च करूंगा, उसका 100% डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर मिलेगा। सोचो फर्नीचर मैंने खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बसेस मैंने खरीदी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई साइंटिफिक, बिल्डिंग खरीदी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 100% डिडक्शन उसी साल मिल जाएगा। लेकिन हाँ ये आफ्टर वाले में है। एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट जमीन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? सर ये तो समझ में आ गया, इसकी बात बता दीजिए। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट होने के पहले कोई साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किया है तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? अरे जब बिजनेस था ही नहीं तो डिडक्शन किस चीज का? जब बिजनेस था ही नहीं तो डिडक्शन किस चीज का? तो क्या गवर्नमेंट को छूट नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। लोग साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? हर कोई तो बिजनेस स्टार्ट करेगा और जबरदस्ती एक नाम दे देगा बिजनेस का, फिर साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट करेगा। क्यों? तो कहा गया ना, विदाउट हैविंग योर बिजनेस यू कैन स्टार्ट योर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, यू कैन स्टार्ट योर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। आप अपना साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम चालू रख सकते हैं। हाँ सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करें बाद में। लेकिन इसकी छूट का क्या होगा? जो हमने बिजनेस स्टार्ट होने के पहले रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का किया था, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, हम बिजनेस स्टार्ट होने के जस्ट पहले के 3 साल के दिन गिन गिन करके जितना आपने रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का खर्चा किया होगा वो सारा अलाउड करेंगे उस दिन जिस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे।
कितनी सिंपल सी चीज है। बिजनेस स्टार्ट होने के पहले के किए गए 3 साल के खर्चे दिन गिन गिन करके मैं बोल रहा हूं। अगर 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है तो 9 अक्टूबर के पीछे के 3 साल। क्लियर हुआ? 3 साल के जो खर्चे होंगे जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, वी कैन गेट द डिडक्शन ऑफ ऑल द रेवेन्यू। कौन कौन से मैं बताता हूं, ऑल द कैपिटल कौन कौन से मैं बताता हूं, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर इन विच द बिजनेस स्टार्टेड। जिस साल ऐसा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल आपको इन दोनों खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इधर तो बिजनेस था ही नहीं, बिजनेस इधर आया तो छूट भी इन दोनों की आप यहां ले पाएंगे, लेकिन जस्ट यहां से पहले के 3 साल के अंदर के खर्चे जो होंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या आएगा सर जी रेवेन्यू नेचर में? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस टू वर्कर्स, रेवेन्यू नेचर। सैलरी एंड रॉ मटेरियल पर जितना आप खर्च करेंगे वो अलाउड होगा। बोलो। कैपिटल, सारी चीजें आएंगी जमीन को छोड़कर। बोलो भाई, क्लियर है? ये सारी डिडक्शंस आपको मिलेंगी उस साल इनकर्ड just preceding 3 years from the date of starting of business। बोलो, ये खर्चा हम कब किए हों? incurred just preceding 3 years from the date of starting of business। डेट वर्ड मैंने लिखा है, बोलो। डिडक्शन अलाउड इन द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। खर्चे ये होंगे और उसकी छूट कब मिलेगी? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है इसको नोट करो तो मैं मिटाऊंगा।
इसको हटा सकते हैं हम, रहेगा दिमाग में बिल्कुल सेट कि अगर साइंटिफिक रिसर्च है, मैंने खुद किया है या आउटसाइड एजेंसी को दिया है, खुद किया है, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले या बाद में, अगर बाद में किया है तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का 100% डिडक्शन मिलता है जमीन को छोड़ करके। अगर पहले किया है तो पिछले 3 साल के अंदर जो भी खर्चे किए होंगे कैपिटल और रेवेन्यू में उनका डिडक्शन मिलेगा। किसका किसका? सैलरी का एंड रॉ मटेरियल का। रेवेन्यू में, कैपिटल में सारी चीजें जमीन को छोड़ करके। कब मिलेगा डिडक्शन? जिस साल मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया हो। क्लियर है? सैलरी में क्या परक्विजिट इंक्लूड होता है? यहां पर है ना, सैलरी डजंट इंक्लूड परक्विजिट। अभी आता है, चल मैंने आपको पेज नंबर 11 दिया है, स्टार्ट कर सकते हैं। In respect of expenditure on scientific research, the following deduction shall be allowed: 100% of revenue expenditure led out of expended on scientific research related to the business carried on by the SS। इधर देखें, ये इसकी बात कर रहा है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसकी बात कर रहा है, इसकी रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सैलरी, जिसमें परक्विजिट शामिल नहीं है, एंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल यूज इन द साइंटिफिक रिसर्च विद इन 3 years immediately preceding the date preceding the date of commencement of business shall be allowed as a deduction in the year of commencement provided such expenditure is certified by the prescribed authority। क्लियर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर देखें, ये एक्सेप्ट लैंड। नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 12 पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च विद इन 3 years immediately preceding the commencement of business shall be allowed as deduction in the year in which the business is commenced। क्लियर? चलो, पेमेंट मेड टू आउटसाइड एजेंसी, अब इसी पर आ गए, हटा सकते हैं। अगर हम आउटसाइड एजेंसी की बात करें, ₹100 बेटा खर्च करो और 125% की छूट पाओ। खर्च करो कितना और छूट कितनी पाओ? 125। क्या बात! खर्च करेंगे हम 100 और छूट पाएंगे 125। खर्च करो बेटा ₹100 और आप छूट पाओगे 175। सोचो ना, खर्च करो 100 और छूट ले लो 200%। ऐसा क्या लॉजिक या रीजन है जिसके पीछे गवर्नमेंट ने हम लोग को इतना बड़ा डिडक्शन दिया? खर्च हम करेंगे 100 का, लेकिन छूट हम पाएंगे 200 की। साइंटिफिक रिसर्च कोई भी बंदा अपने लिए करता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ साथ वो दुनिया का भी भला कर रहा है। कल ही देखो, अभी न्यूज़ आई थी लेटेस्ट की DU के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया ब्लड ग्रुप निकाला है ना? नहीं मालूम? ये रिसर्च हो रहे हैं, केवल अपने लिए हो रहे हैं या दुनिया के लिए हो रहे हैं? किसके लिए हो रहे हैं? दुनिया के लिए। अगर आप कर रहे थे तो आप अपने लिए कर रहे थे, अच्छी बात है, आपने जितना खर्च किया हमने उतना डिडक्शन दे दिया। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने दुनिया के लिए सोचा। चाहे आपने ये कहा उसको कि देख मैं तुझे पैसा तो दे रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च मेरे लिए करियो, भले मेरे बिजनेस के लिए हो या भले ही किसी दूसरे के बिजनेस के लिए हो, हमें कोई लेना देना नहीं कहाँ तुम खर्च करोगे। दोनों केस में हमको ये डिडक्शंस मिलेंगी, चाहे वो मेरे ही बिजनेस के लिए क्यों ना हो, लेकिन दिया तो मैंने किसी आउटसाइड एजेंसी को। पक्की बात है ना? हाँ या ना? जब हम किसी आउटसाइड एजेंसी को कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए तो हमें डिडक्शन मिलेगा या तो 125, या तो 175, या तो 200। क्लियर है सर? कब 125 मिलेगा, कब 175 मिलेगा और कब 200 मिलेगा? नॉर्मल केस में हम 125 ही देंगे,
कौन सा नॉर्मल केस देखते हैं, लास्ट में पता चल जाएगा नॉर्मल केस क्या होगा। अगर किसी कंपनी को मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है जो इंडियन कंपनी है, क्या है, इंडियन कंपनी, देख ले मैंने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। पॉइंट नंबर 3, an amount equal to 125% of any sum paid to a company to be used for scientific research provided such company is registered in India। तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी नहीं, रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इन इंडिया। और हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका मेन काम ही साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट हो, यानी हमने किसी अपनी जान पहचान की कंपनी को न दे दिया हो, ऐसी कंपनी हो जिसका मेन पर्पज ही साइंटिफिक रिसर्च पर काम करना हो। इज फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बात खत्म। हाँ है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड चीजों पर काम कर रही हो जो गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए नोटिफाई कर रखा है, या अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो। अगर मैंने किसी कंपनी को जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है और उसका काम केवल साइंटिफिक रिसर्च करना है, तो 125% की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बोलो, ये तो बड़ा सिंपल था। जो चीज न इसमें आए न इसमें आए न इसमें आए, वो कहां आ जाएगा, अब क्लियर है। जो इसमें ना आए, इसमें ना आए, इसमें ना आए, वो कहां चला जाएगा। 175%, पहला पॉइंट देखें, एन अमाउंट इक्वल टू 175% ऑफ एनी सम पेड टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, या फिर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या आईआईटी इंस्टीट्यूशन जो हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइडेड सच इंस्टीट्यूशंस आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरलाइन कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो 175% का डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो, चलो 175 अब छोड़ देते हैं क्योंकि एक और केस आने वाला है, उसको छोड़ देते हैं, 200 पर बढ़ते हैं। वेटेड डिडक्शन टू कंपनीज, फिर कंपनी, सर ये भी तो कंपनी थी, इधर भी कंपनी, यहां 125% था, यहां 200% है। यहां पर कंपनी थी और उसका मेन काम यह था कि वो साइंटिफिक रिसर्च करे और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हो। 200% अगर मैंने किसी कंपनी को कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ओके, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, मैंने उसको दे दिया कि जाओ भैया तुम साइंटिफिक रिसर्च करो, चाहे मेरे बिजनेस के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, 200% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑन एन अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। मैं बता चुका हूं 11th शेड्यूल क्या नेगेटिव लिस्ट बताती है। 200% अगर मैंने किसी कंपनी को दिया है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हाँ या ना, इन हाउस रिसर्च करती है, यानी खुद ही रिसर्च करने का काम करती है। बोलो, खुद ही रिसर्च करने का काम करे। कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इन हाउस रिसर्च का काम करती है। नेक्स्ट, अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, नॉर्मल है। बोलो, दैट्स इट। इसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? लेकिन एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट
लैंड के साथ साथ यहाँ क्या आ गया, बिल्डिंग। सर याद कैसे होगा, अभी हम बता देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, क्लियर हुआ। एक और 200% है, नीचे देखें पॉइंट नंबर 5, 200 ऑफ सम पेड टू नेशनल लेबोरेटरी। देखो इधर, इधर भी नेशनल लेबोरेटरी, इधर दूसरा पॉइंट भी नेशनल लेबोरेटरी। 200% of any sum paid to national laboratory, university, IIT or specified person approved by prescribed authority with a specific direction that it shall be used for scientific research under an approved program। 200% national laboratory, university और IIT या अदर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशंस जो अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए काम करेंगे उनको 200, और नीचे देखिए सबसे लास्ट लाइन, नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, वो 175%। क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया 175 एंड 200 का, बोलो। नेशनल लेबोरेटरी, IIT और यूनिवर्सिटी, नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, लेकिन ये लोग अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होने चाहिए, यानी ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ये IIT अप्रूव्ड होनी चाहिए, ये नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो हमें ये मिलेगा। अगर नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए है, किसी ऐसे काम को करते हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन अगर अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए है तो नेशनल लेबोरेटरी, IIT, यूनिवर्सिटी, एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, बोलो। दोनों में फर्क समझ में आया? एक पॉइंट जो रह गया लास्ट, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने वालों को 125% मिलेगा। सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने वालों को कितना मिलेगा? 125%। इसके अलावा अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कितना मिलेगा? 125। आउटसाइड एजेंसी को, आउटसाइड एजेंसी को करेंगे नॉर्मली तो 125, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए करेंगे तो 125, किसी कंपनी को करेंगे जो इंडिया में रजिस्टर्ड प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है तो 125, लेकिन किसी कंपनी को करेंगे जो इन हाउस रिसर्च करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो 200%। हाँ या ना, बोलो 200%। अगर नेशनल लेबोरेटरी है, IIT है या यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड है और अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए है तो 200%, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर 175% बाकी तो अब समझ ही गए होंगे कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज है अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनो इधर, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यही यूनिवर्सिटी या कॉलेज अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए करें तो 200%। नेशनल लेबोरेटरी, IIT या यूनिवर्सिटी है, नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम तो 175%। सोशल साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 175%, याद रहेगा। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड रहेगा तो 200%, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 175%। सोचो 175% वहां पर है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है तो 200%। थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, ठीक है ना। ये लोग क्या होने चाहिए? अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड
अथॉरिटी। इसको नोट करें। हाँ जी, नोट्स पढ़ रहे हैं आप नोट्स पढ़ने लगे, मैंने अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। मैंने अभी जितना बताया बस उतना ध्यान रखें, अभी मैंने ख़त्म तो नहीं किया ना। चलिए आगे। तो 125% याद रखना इजी है कि कोई कंपनी को दिया जाए नॉर्मली वो, लेकिन कंपनी अगर इन हाउस रिसर्च में होगी तो 200%, लैंड एंड बिल्डिंग छोड़कर। कंपनी को छोड़ दो, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च कोई करेगा तो 125%, और नॉर्मली कोई होगा तो भी 125% आउटसाइड एजेंसी। बात करते हैं 175 एंड 200। एक तो हम लोगों ने देख लिया कंपनी इन हाउस रिसर्च करती है 200% मिलता है। कोई भी नेशनल लैबोरेटरी, आईआईटी और यूनिवर्सिटी होगी जो अप्रूव्ड प्रोग्राम करेगी, अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा होगी, तो उसको भी 200% मिलेगा। नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम होगा तो 175%, और 175% में एक और आएगा साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर कोई खर्च करता है जो अप्रूव्ड प्रोग्राम, अप्रूव्ड अथॉरिटी, सेंट्रल अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो 175%। दैट्स इट। हटाए। इस पर भी यही चीज़ लिख देना, सेम अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, दोनों पर आ जाएगा। तो दिमाग में अब सेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो 175, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगा तो 200, अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए होगा तो 200, नॉट अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए होगा तो 175। सिंपल है। चले आगे। एक नोट्स मैंने 3 और 4 दिए हुए हैं। नोट्स पॉइंट नंबर 4 के आगे भी दिए हैं और पेज नंबर 13 पे भी मैंने नोट्स दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 पे जो नोट्स दिए हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी शुड बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, बता दिया। कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बता दिया। डिडक्शन अलाउड ओनली इफ द कंपनी हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट, हो गया। जो लास्ट पॉइंट दिया है ये सुनो, इधर 200% डिडक्शन मिलता है। इधर देखो, जमीन और बिल्डिंग को छोड़ करके, जमीन पर तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करें तो नॉर्मल केस में तो बिल्डिंग का ले सकते हैं ना। इस सेक्शन में 200% बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल देखो तो 100% बिल्डिंग का हम लोग ले सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी खुद रिसर्च करती है। सेल्फ वाले में चले जाओ, सेल्फ वाले में चले जाओ। सेल्फ वाले में देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू का 100% मिलता है ना, और वहाँ केवल लैंड को छोड़कर है। इसका मतलब बिल्डिंग का वहाँ पर डिडक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता?
लिया जा सकता है ना, तो बिल्डिंग का वहाँ ले लो। लैंड का यहाँ हर जगह मना है, लेकिन बिल्डिंग का तुम वहाँ पर ले जा करके डिडक्शन मांग सकते हो 100%, नॉट 200%। चलो एक कंफ्यूजन ये दूर हुआ। पेज नंबर 13 पर देखें, कुछ पॉइंट्स दिए हुए मैंने। अगर मैंने किसी को कंट्रीब्यूशन दे दिया, सुनो ना, गवर्नमेंट ने कहा इसको कंट्रीब्यूशन दे सकते हो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, हमने अप्रूव्ड किया, मैंने दे दिया पैसा 1 लाख रुपए, मुझे छूट कितनी मिलनी चाहिए थी? 1,75,000। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो अप्रूव्ड जो प्रोग्राम था वो डिसअप्रूव्ड हो गया, यानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? मिलेगी, क्योंकि हमने तो उस समय पैसा दिया था जब वो अप्रूव्ड था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो लिखा हुआ है डिडक्शन शेल नॉट बी डिनाइड इफ द अप्रूवल ग्रांटेड टू नेशनल लैबोरेटरी एक्सेट्रा इज विड्रॉन आफ्टर पेमेंट हैज बीन मेड बाय द एसएससी। अगर एसएससी ने पेमेंट कर दिया उसके बाद अगर उसका अप्रूवल हट जा रहा है तो उसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है। द एसएससी विल बी एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन। नो डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड। एक बात बताओ, अगर आपने डिडक्शन ले लिया, आप डेप्रिसिएशन भी लोगे? जिस चीज का डिडक्शन ले रहे हो उसका डेप्रिसिएशन भी लोगे? अरे 100 से ऊपर है तो कभी भी डेप्रिसिएशन 100% से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। पहले तो दिमाग में ये बात सेट कर लो। दूसरी बात कि अगर हम लोग को 125, 175, 200 की डिडक्शन मिल चुकी है या मिल जाती है तो हमें डेप्रिसिएशन अब नहीं मिलने वाला। नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। बोलो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एसएससी शुड कैरी आउट द साइंटिफिक रिसर्च हिमसेल्फ। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एन अब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इज द सेम मैनर एज ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का डिडक्शन एज अ अलाउंसेस माना जाता है, लेकिन अगर कोई अलाउंसेस नहीं मिल पाता है, डिडक्शन नहीं मिल पाती ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉफिट, then we can carry forward that unabsorbed scientific research expenditure in the next year and we can carry forward it for unlimited number of years, infinite number of years। हाँ या ना? चलो, if land and building is purchased through a composite agreement then the cost of the, अच्छा दोनों तुमने खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, अब लैंड कितने की बिल्डिंग कितने की नहीं मालूम, आखिर बिल्डिंग का डिडक्शन लेना है ना, कितना ले, तोड़ना पड़ेगा दोनों को, बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा और लैंड को अलग करना पड़ेगा। कैसे बाइफरकेट करोगे? कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू के रेशियो के हिसाब से आप बाइफरकेट कर लेंगे। किसके हिसाब से? फेयर मार्केट वैल्यू के रेशियो के हिसाब से आप बाइफरकेट कर लेंगे। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल चीज़ थी साइंटिफिक रिसर्च, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से बोलता हूँ, सेल्फ करेंगे शुरू में या बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद। अगर बाद में करते हैं तो कैपिटल का सारा खर्चा अलाउड होगा, जमीन को छोड़कर रेवेन्यू का 100% मिल ही जाता है। शुरू में करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के 3 साल के अंदर जितने भी हमने कैपिटल नेचर के खर्चे किए होंगे वो सारे अलाउड हो जाएंगे, जमीन को छोड़कर रेवेन्यू सारे अलाउड हो, केवल सैलरी और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यही 2 खर्चे अलाउड होंगे। बोलो, हिसाब किताब खत्म। अब आते हैं आउटसाइड एजेंसी को। आउटसाइड एजेंसी में 3 बाइफर्केशन कर देना, 125, 175 एंड 200। 125 नॉर्मली मिलता है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने वाले को भी 125 ही मिलता है। किसी कंपनी को दें जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, हाँ है ना, तो उसको भी हमें 125% का डिडक्शन मिलेगा। किसी कंपनी को दें जो इन हाउस रिसर्च करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, आर्टिकल का काम करती है, वहाँ 200% बशर्ते वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हो। बोलो, हाँ है ना, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, बिल्डिंग का 100% नॉर्मल केस में ले सकते हैं। 200% में नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी और यूनिवर्सिटी अगर है, प्रेस्क्राइब्ड बाय अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड अप्रूव्ड प्रोग्राम 200, नॉट एन अप्रूव्ड प्रोग्राम 175%। बचा क्या एक, अगर हम कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कोई ग्रांट देते हैं या कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो 175% मिलेगा, बशर्ते वो अप्रूव्ड बाय क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स इट। हो तो क्या कितना आसान है। अगर 100% की डिडक्शन, अगर हमें कोई डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिल चुकी है इस सेक्शन में 35 में, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं ले सकते, इतना याद रखना है। कोई दिक्कत है इसमें? आराम से हो सकता है ना? बोलो। अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए, यहाँ तक पहले हमको बताओ, कोई दिक्कत हो तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ें या रहने दें? सोच लो। इसी में ये एक और टॉपिक है,
उसको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है ना। कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च एसेट को सेल कर दें या साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बिजनेस में ले आए नॉर्मल यूज करने के लिए, तुम लोग को एक्चुअल कॉस्ट में बताया था डेप्रिसिएशन का, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सेक्शन 43(1) का, याद आया। यहां तो हम बिजनेस में ले जाएं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट मैंने बताई थी कैसे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड अंडर सेक्शन 35, जो होगा वो एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एसेट को बिजनेस में न ले आकर डायरेक्ट सेल आउट कर दें तो क्या होगा बता देते हैं। देखें ये पॉइंट दिया हुआ है आपका, पेज नंबर 13 में, उसी के नीचे दिया हुआ है। हम लोगों ने 43(1) देखा था, सुनो ना, जब कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज थी उसको या तो सेल कर दें, साइंटिफिक रिसर्च एसेट को क्या कर दो, सेल कर दें, या यूज इन बिजनेस करें एंड देन सेल करें। हमारे सामने टैक्स प्लानिंग की बात आती है तो हम कहां जाएं, हम वहां जाएंगे जहां पर टैक्स क्या बने, कम से कम बने। क्यों, हमें अगर एसेट सेल ही करनी है तो एक काम करो, पहले उसको दिखा दो हम बिजनेस में ले आए, ब्लॉक में शामिल कर लो, उसके बाद बेच दो। मेरी बात समझना। या हो सकता है उसमें हमको लॉस होता, हम डायरेक्ट सेल करें तो हमारा टैक्स कम बनेगा। क्यों हम बिजनेस में पहले ले जाएं फिर सेल करें। दोनों तरीकों में से आप उन्हीं तरीकों को यूज करेंगे जहां पर आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, टैक्स क्या आएगा, अमाउंट कम से कम आएगा। क्लियर। सेक्शन 41(3) मैं बता चुका हूं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, पहला सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये नहीं बताया। 43(1) बताया है तुम लोगों को, 3 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 3 लिख दो, दोनों सेक्शन इंटरचेंज हो जाएंगे। बोलो ना, 43(1) बताया था यूज्ड इन बिजनेस, बोलो। और डायरेक्ट सेल करने का 1 की जगह 3 रख दो, 3 की जगह 1 रख दो, याद रहेगा। 41(3) देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेल करते बिना बिजनेस में यूज किए, देन लीस्ट ऑफ सेल प्राइस एंड डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35(1)(4) शैल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। बोलो सर हमें समझ में नहीं आई बात, मैं पढ़ा चुका हूं इसको ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में, जब मैंने तुम लोग को पावर जनरेटिंग यूनिट्स की एसेट को सेल करने की बात बोली थी, तो मैंने वहां पर एक कंसेप्ट दिया था रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम वही यहां पर भी यही है, रिकवरी ऑफ डिडक्शन। वहां था रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां क्या है, रिकवरी ऑफ डिडक्शन। देखो हमने कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज की, ये बैलेंस शीट है और ये मान लेते हैं पीएल है 2 मिनट के लिए। एसेट खरीदी मैंने 5 लाख की और पूरा का पूरा डिडक्शन ले लिया उसी साल, कितना, तो बची कितने की, तो डिडक्शन मैंने ले लिया 5 लाख का अंडर सेक्शन 35। अब मैं इस एसेट को बेच रहा हूं 2 लाख पे, तो रिकवरी ऑफ डिडक्शन है या नहीं, क्या बन जाएगा ये टोटल पीजीबीपी, बोलो। इसकी तो रिकवरी हो नहीं सकती, इसी की रिकवरी हो रही है, तो 2 लाख रिकवरी। 3 लाख में मैंने बेचा तो 3 लाख की रिकवरी, 4 लाख में बेचा तो 4 लाख की रिकवरी, और 5 लाख में बेचा तो 5 लाख की रिकवरी पीजीबीपी मानी जाएगी। लेकिन अगर 6 लाख में बेचा तो रिकवरी ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हो, 5 लाख, और उसके ऊपर का कैपिटल गेन हम पढ़ा चुके हैं। हो गया, खत्म हो गया। और उसमें क्या बताएं, बताओ, नहीं बताने लायक कुछ हो तो बता ही दो। हाँ भाई
रिकवरी मान लो अगर 3 लाख की डिडक्शन मिली थी, सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था इतना इतना 100% मिलता है। मान लो प्रॉफिट नहीं था ना मेरे पास, 3 लाख का ही प्रॉफिट अवेलेबल था, तो हमने इसको अलाउंसेस की तरह ट्रीट किया, डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट किया है, तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही डिडक्शन भी मिल पाएगी। तो 3 लाख की डिडक्शन मिल पाई, 2 लाख की डिडक्शन अभी नहीं मिल पाई है ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉफिट। अभी हमें 2 लाख की डिडक्शन पानी है। अब मान लो हमने सेल कर दिया इसको 3 लाख में, तो 2 लाख इसकी रिकवरी, 1 लाख यहाँ की रिकवरी। 4 लाख में सेल किया, 2 लाख यहाँ की रिकवरी, 2 लाख यहाँ रिकवरी। 5 लाख में सेल किया, 2 लाख यहाँ की रिकवरी, 3 लाख यहाँ की रिकवरी। 6 लाख में सेल किया, 2 लाख यहाँ की रिकवरी, 3 लाख यहाँ की रिकवरी और 1 लाख कैपिटल की। हो तो गया। बोलो। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, मैं केवल हिंट देने जा रहा हूं तुम लोग को। अच्छा, ए बी बी लिखा हुआ है, अगला सेक्शन कौन सा है? ए बी बी के आगे कोई जो जानता है वो ना बोले। कौन सा ऐसा वर्ड जोड़ दें कि वो एक वर्ड बन जाए कंप्लीट? कौन सा एक ऐसा अल्फाबेट जोड़ दें कि वो कंप्लीट वर्ड बन जाए? हाँ, ए बी बी के आगे क्या जोड़ दें? अब्बा अब्बू भी बोल सकते हो, अब्बा भी बोल सकते हो, है कि नहीं? एक बच्ची थी कि सीढ़ियों से उतरी, डैडी डैडी, तो पिताजी ने कहा बेटा कल तक तो अब्बू अब्बू बोलती थी, आज डैडी डैडी क्यों शुरू कर दिया? पापा जी वो क्या है ना डैडी, वो क्या है कि उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती थी तो इसलिए अब्बू अब्बू बोलना छोड़ दिया, अब डैडी डैडी बोलूँगी तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब्बू फोन आया है, याद रख सकते हो भाई? अगर तुम्हें याद, अरे बाबा ये क्या है डर अरे बीपी क्यों हाई कर रहे हो तुम लोग? यहाँ वन विभाग थोड़ी चलें, देखना इधर। सेक्शन 35 ए बी बी, आगे क्या जोड़ दो? एग्जाम में यू मत लिख देना, ये केवल याद करने के लिए है अब्बू। और जब अब्बू आता है तो दिमाग में याद रखो अब्बू क्या आया है? सेक्शन, अरे मजाक न समझो, ये याद रखने में आसानी होगी सेक्शन का नंबर, क्योंकि सेक्शंस कई सारे हैं तो उलझना उचित नहीं है। अब जब ये सेंटेंस है, ये याद हो गया, अब्बू के नाम से फोन से याद होगा टेलीकम्युनिकेशन। लाइसेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है ना, पक्की बात है। रिलायंस वगैरह हो गए, टाटा हो गए, ये लोग टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या लेते हैं? लाइसेंस लेते हैं। ये लाइसेंस जो होता है ये कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का? ये कैपिटल नेचर का खर्चा है लाइसेंस। हाँ, ये ऐसा सेक्शन है जो 100% कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर यानी कि लाइसेंस के एक्सपेंडिचर को अलाउड करने की बात करता है। ये पहला सेक्शन तुम लोग को देखने को मिला जब कोई ऐसा खर्चा जो 100% कैपिटल नेचर का। सर अभी तो आपने बताया साइंटिफिक रिसर्च, ना 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 ना, साइंटिफिक रिसर्च में रेवेन्यू की भी बात हो रही थी, कैपिटल की भी बात हो रही थी, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है जिसमें हम रेवेन्यू की तो बात ही नहीं करते, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं बुरी तरह तुम लोग को फंसाऊंगा, ठीक है? और तुम लोग फिर गलत करोगे।
मैं कहूँगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मैंने सैलरी दी, तुम लोग कहोगे चले जाओ सेक्शन 35 ABB में, अब्बू फ़ोन आया है, तो तुम लोग का जवाब होगा गलत। हम यहाँ केवल और केवल, लिखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मना करने के बाद ऐसा लगता है जैसे साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। तो 100% कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 100% कैपिटल नेचर खर्चों की बात कर रहा है। रेवेन्यू की तो ये बात ही नहीं करता, रेवेन्यू में आप चले जाओ सेक्शन 30 में, रेवेन्यू में आप चले जाओ सेक्शन 31 में, सेक्शन 32 में, सेक्शन 33 में, सेक्शन 36 में, सेक्शन 37 में चले जाओ आप, वहाँ कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ हम किसके डिडक्शन की बात कर रहे हैं, केवल और केवल कैपिटल नेचर के खर्चे की बात कर रहे हैं, वो भी केवल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए जो लाइसेंस लेते हैं उस खर्चे की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब याद रहेगा सेक्शन नंबर, सेक्शन 35 ABB। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सेक्शन को देखेंगे कि जब कोई SSC एक्सपेंडिचर करता है किसी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड लाइसेंस को एक्वायर करने में, तो उसकी डिडक्शन कैसे मिलती है। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।